एक राज्य जिसे 75 लाख रुपए में एक राजा द्वारा खरीदा गया। एक राज्य जहाँ की खूबसूरती के बारे में लोग कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, पर इतिहास उठा के देखो तो खूबसूरती से ज़्यादा खून के धब्बे दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मीना आपके लिए लेकर आया हूँ कश्मीर का पूरा इतिहास आदिकाल से लेकर अब तक। दोस्तों, आदिकाल में यहाँ कश्यप ऋषि रहा करते थे। कश्यप ऋषि ने अपने तपोबल से यहाँ की झील को पहाड़ में कन्वर्ट कर दिया था। उनके नाम से इसको आज कश्मीर नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के दौरान सनातन धर्म की संस्कृति रही है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद गौतम बुद्ध आए और उनके बाद बुद्धिज्म धर्म प्रभावी हो गया कश्मीर और आसपास के एरिया में। 262 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक राजा बनता है तो उसके कुछ टाइम बाद उसने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। बुद्धिज्म धर्म को अपनाने के बाद उसने अपने साम्राज्य में बुद्धिज्म धर्म का ही प्रचार किया, जिसके कारण कश्मीर और आसपास के क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तिब्बत वाले एरिया में बुद्धिज्म काफ़ी अच्छे से सेटल हो गया। सम्राट अशोक के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ था उसके कुछ टाइम बाद वो था गुप्ताओं के द्वारा। गुप्ताओं ने यह सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से हम लोग जानते थे। उस वक्त कश्मीर का रूलर ललितादित्य मुक्तापित था दोस्तों। 7वीं सेंचुरी में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के अटैक आसपास के क्षेत्रों में हो रहे थे, जैसे पाकिस्तान वाले आज का जो एरिया है वहाँ पर अटैक हो रहे थे, उस वक्त यहाँ पर हिंदू शाही किंगडम का रूल हुआ करता था कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में। हिंदू शाही किंगडम रूल करा करता था अर्ली मिडीवल पीरियड में कश्मीर और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे। इसके बाद सल्तनत काल में जब दिल्ली में सुल्तानों का रूल हुआ करता था, तब कश्मीर में अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग टाइम पे आई है। एक डायनेस्टी का रूल लंबे टाइम तक नहीं चला। कभी शाह डायनेस्टी, कभी चक डायनेस्टी, कभी बेहागी डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया। जिसके बाद आ गया दिल्ली में मुगल साम्राज्य के टाइम पे कश्मीर मुगलों के अधीन ही रहा। 1586 से लेकर 1751 तक कश्मीर मुगल साम्राज्य के ही अधीन था। कभी बादशाह अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने अलग अलग समय काल में यहाँ पर राज किया। औरंगजेब के बाद यहाँ पर मुगल सल्तनत कमजोर होती गई, जिसका फायदा उठाया अफगानियों ने जो नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंस थे उन पे अटैक करना चालू कर लिया और काफ़ी सारे जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का उसको हत्या लिया। अफगानियों में पहले अहमद शाह अब्दाली, बाद में फिर उसके कुछ वंशजों ने कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाए रखा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अफगानी कमजोर होते गए और पंजाब के आसपास वाले क्षेत्रों में दबदबा बढ़ने लगा सिखों का। अर्ली 19वीं सेंचुरी का टाइम चल रहा था। एग्जैक्ट ईयर था 1819। महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और आसपास वाले क्षेत्र भी अब सिखों के अधीन आ गए। 1890 से लेकर 1839 तक पंजाब में और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में सिखों का काफ़ी दबदबा था। महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी इतनी हैवी आर्मी थी कि अंग्रेजों की आर्मी तक उनसे डायरेक्ट पंगा लेने में डरा करती थी। 1890 से लेकर 1839 तक सिखों ने काफ़ी पावरफुल तरीके से पंजाब और उसके आसपास वाले एरिया में रूल किया। 1839 में लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो रंजीत सिंह जैसे इतने मजबूत नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे कि इतने बड़े किंगडम को संभाल सकें, जिसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। महाराजा थे, छोटे महाराजा थे, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। दिलीप सिंह महाराजा थे। दिलीप सिंह की एज काफ़ी कम थी। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और 1845 में पंजाब और उसके आसपास वाले क्षेत्रों पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन करी, एक संधि साइन करी, जिसे लाहौर संधि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी पंजाब सरकार पे थोप दी गई। बोला कि आपने हमारे साथ युद्ध किया, अब आपको 1 करोड़ रुपए पेनाल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। दिलीप सिंह के पास इतने पैसे थे नहीं, उसके पास केवल 25 लाख रुपए थे। तो सामने आए राजा डोगरा घराने के एक राजा थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। वो आगे आया, बोला 75 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, बाकी पैसा आप इन लोगों से ले लीजिए। और 75 लाख रुपए देने के एवज में कश्मीर डोगरा घराने को मिल गया, यानी कि डोगरा डायनेस्टी को कश्मीर मिल गया 75 लाख रुपए में। आज के टाइम पे कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आज से 300 साल पहले कश्मीर को 75 लाख रुपए में खरीदा गया होगा। राजा गुलाब सिंह डोगरा घराने के थे। इसके बाद से आज़ादी तक डोगरा घराने के कब्जे में ही कश्मीर रहा है दोस्तों। पहले गुलाब सिंह ने इसे खरीदा, उसके बाद में अलग अलग राजा आते गए। आज़ादी के टाइम तक ये डोगरा घराने के पास ही था। आज़ादी के टाइम पे यहाँ के महाराजा थे, डोगरा घराने के ही महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, नाम आपने सुना होगा। 1947 में हमें आज़ादी मिली काफ़ी संघर्ष के बाद, और कश्मीर को ये ऑप्शन दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आज़ाद भी रह सकते हैं। तो कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने आज़ाद रहना पसंद किया। उनकी चॉइस थी कि मैं आज़ादी रहूँगा, ना मैं पाकिस्तान में मिलना चाहूँगा ना हिंदुस्तान में। दोस्तों, आज़ादी के टाइम पे हरी सिंह को उसके करीबियों ने बार बार समझाया था कि आप भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लीजिए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं चुना। उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चाहा। इसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान के कबीलाई ग्रुप ने रातों रात कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर के महाराजा राजा हरी सिंह उस आक्रमण को झेल नहीं पाए। दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि जो कबीलाई ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा था वो श्रीनगर तक आ पहुंचा था। महाराजा हरी सिंह ने काफ़ी डिले कर दिया था और महाराजा हरी सिंह की आंखें बहुत बाद में खुली। महाराजा हरी सिंह को एहसास हुआ कि मुझे अब भारत में मिल जाना चाहिए।
अंततः महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए और पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। लिहाजा पाकिस्तानी कबीलाई लड़ाकों को जवाब देने के लिए भारतीय फौज श्रीनगर पहुंच गई। उन्होंने बड़ी फुर्ती से पाकिस्तानी लड़ाकों को खदेड़ा और उन्हें पीछे धकेला। लेकिन उसी बीच इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट आया। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशन ले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए। इस मामले को यूनाइटेड नेशन ले जाना भारत को ये महसूस हुआ बाद में कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यूनाइटेड नेशन ने फिर सीज फायर करवाया, मीडिएशन करी दोनों सेनाओं के बीच में, और जुलाई 1949 में इंडिया और पाकिस्तान की सेना ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे कराची एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करवाया तब कुछ हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में था जिसे इंडिया की तरफ से पीओ के नाम दिया गया, यानी कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बीच में जो विवादित अस्थायी बॉर्डर बनी उसे एलओसी नाम दिया गया। दोस्तों आगे समझाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वैसे तो पूरा कश्मीर ही भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा आपको जिसे अदरवाइज मत लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, पीओके जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बेसिकली 3 हिस्से हैं। ऊपर जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है गिलगित बल्तिस्तान है, फिर है आज़ाद कश्मीर, और सबसे ऊपर आप देख सकते हो जो चाइना के पास एक हिस्सा है रेड कलर का, उसे साशगाम वैली बोलते हैं। साशगाम वैली जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो 1963 में पाकिस्तान के द्वारा इलीगली चाइना को दे दिया गया। इसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना प्रोविंस बताता है। इसके ठीक नीचे है आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान बोलता है कि ये पूरा आज़ाद है, इसे इंडिपेंडेंस दे रखी। यहाँ का अपना एक प्रधानमंत्री, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद। हालांकि अनऑफिशियली इसे पाकिस्तानी कंट्रोल करता है। सबसे टॉप राइट साइड में अक्साई चीन वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको रेड कलर में, ये वो हिस्सा है जो 1962 की वॉर में चाइना ने कब्जा लिया था इलीगली। इसके बाद जो ब्लू कलर का हिस्सा आप मैप में देख रहे हो, ये वो वाला हिस्सा है जो डायरेक्टली भारत की कंट्रोल में है। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर आते हैं। दोस्तों 1947 से आगे बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। बार बार वो एलओसी के आसपास वाले क्षेत्रों में फायरिंग करते रहता है और हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ सीज फायर तोड़ा, वहाँ सीज फायर तोड़ा। वो जितने भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सीज फायर की खबरें हमारे अखबारों में आती रहती है वो एलओसी के आसपास वाले ही एरिया होते हैं, जैसे कुपवाड़ा, बारामूला और उड़ी वगैरह। 1947 की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान की 3 बार और जंग हुई जिसमें पाकिस्तान को बहुत मुँह की खानी पड़ी भारत के हाथों। 1965 में, 1971 में और 1999 का कारगिल वार। इसके बाद एक बड़ी घटना 1980-1990 के समय पर हुई जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को वहां पर जेनोसाइड किया गया। बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया और उन्हें मजबूर किया गया कि कश्मीर से वो चले जाएं। जिसके बाद से ही हजारों कश्मीर पंडित अपना घर बार छोड़कर, अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़कर कश्मीर से चले गए और तब से ही वहां पर हिंदू पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइन होती गई। दोस्तों ये जो सारी बातें मैं आपको 1990s के जमाने की कश्मीर की बता रहा हूँ, इस पे एक मूवी बन चुकी है कश्मीर फाइल नाम की, आप सभी ने देखी होगी वो मूवी। दोस्तों हमने लंबे टाइम से देखा है कश्मीर में कभी भी शांति पाकिस्तान की वजह से कायम नहीं हो पाई। आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऐसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने एलओसी के नज़दीक वाले कुछ रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में और भी लाता रहूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।